Hello friends, this is आरती. वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम. सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे. तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किस तरह से क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं और देखो पूछे गए हैं. इस एक वीडियो में से आप देखेंगे मल्टीपल एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं. और अकेला एस्टेट की बात करें तो 2 से 3 नंबर की वेटेज जो है ये चैप्टर आपका रखता है. और एक बेसिक आइडिया भी आपका रखता है जिससे आपके अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं, है ना? किस किस तरह से हम इसमें बात करेंगे, एंड तक बने रहिएगा. इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और मैं अगेन ये बात अपने चैनल पर रिपीट करती हूँ कि बाकी चैनल्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट मेरे चैनल पर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा. ठीक है? आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, राइट? और जब आपका टॉपिक क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन आपके निकलेंगे ही. ठीक है ना? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. फॉर श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मल्टीपल एग्जाम्स में. और अगर मैं बात करूँ तो हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे भी सीडीपी आपसे पूछा जा रहा है, वहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. क्लियर? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं. उसके साथ अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं. ऑप्शनल है, पसंद आए तो लाइक करें, बट सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके. ठीक है? तो चलिए चलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आपका स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है? स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात करेंगे जो कि 1890 में हुआ था. क्लियर? अब इसका अदर नाम क्या है? अदर नेम अगर हम बात करें तो इसका अदर नेम है आपका इंट्रोस्पेक्शनिज्म. ओके. और नेक्स्ट अगर बात करें तो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, राइट? और इसे जो है फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है. ये इसके अदर नेम है. और ये आपसे पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिले. स्ट्रक्चरलिज्म भी देखने को मिला, फंक्शनलिज्म भी देखने को मिला, और अदर ऑप्शन भी आपको देखने को मिले. ठीक है? और इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका विलियम वुंट को. ठीक है? किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है. और इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? एडवर्ड टिचनर, जो कि शिष्य थे किसके? विलियम वुंट के शिष्य थे. क्लियर? और इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था दिमाग के डिफरेंट डिफरेंट तत्वों और उनकी क्षमताओं पर केंद्रित था. ठीक है? उन पर था इनका फोकस. क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके फंक्शनलिज्म की. अब यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि इन्हें हम इन नामों से भी जानते हैं, और फर्स्ट साइकोलॉजी ऑफ स्कूल भी इसे ही कहा जाता है. क्लियर? और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है? विलियम वुंट है. ठीक है? इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आई होगी. नेक्स्ट है आपका फंक्शनलिज्म, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद. ये कब था? ये था आपका 1895 में. क्लियर? तो इसके जो प्रोपाउंडर है, इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है? विलियम जेम्स है. ठीक है? वो कौन है? आपके विलियम जेम्स है. क्लियर? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जो थी आपकी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ये बुक थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा. ठीक है? इसके अदर नेम क्या है अगर हम बात करें? अदर जो इसमें जो थिंकर्स हैं वो कौन कौन है? तो जॉन डीवी, एंजिल, और आपका हार्वी कार, ये भी इसके अंदर आते हैं. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताइए कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो फंक्शनलिज्म में नहीं है या फिर फंक्शनलिज्म में है. तो जब आपको पता होगा कौन सा आपका फंक्शनलिज्म में है, कौन सा आपका बिहेवियरिज्म में है, कौन सा आपका स्ट्रक्चरलिज्म में है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. और आप प्रीवियस ईयर
उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इसीलिए भी ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो है आपका मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो है दो तरह के आंसर को देखने की कोशिश की जाती है। जो एक तो क्वेश्चन आपका ये होता है कि जो व्हाट डू पर्सन डू, व्यक्ति क्या करते हैं, और सेकंड आपका होता है कि व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं, वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन देखने इसमें होते हैं। क्लियर, तो ये है आपका फंक्शनलिज्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी बिहेवियरिज्म की। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, ऊपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, बट इसमें जैसे कि कहें इसमें साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितने तरह का क्वेश्चन बनता है मैं बताती हूँ अभी आपको। तो बिहेवियरिज्म ये संप्रदाय कब बना था, कब था, ये था 1913 में। ओके, इसके प्रोपाउंडर जो हैं वो थे आपके जेबी वॉटसन। ठीक है, इनके प्रोपाउंडर कौन थे, इसके प्रोपाउंडर थे आपके जेबी वॉटसन। और ओरिजिनल प्रैग्मेटिस्ट बिहेवियरिस्ट कौन है, अगर हम बात करें ओरिजिनल प्रैग्मेटिस्ट बिहेवियरिस्ट कौन है, वो है आपके बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर जो हैं वो आपके ओरिजिनल प्रैग्मेटिस्ट बिहेवियरिस्ट हैं। क्लियर, इसके अब अन्य समर्थक हम देखेंगे, अन्य सपोर्टर देखेंगे, अन्य थिंकर देखेंगे जो इसकी बात करते हैं, तो वो हैं आपके थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, गुथ्री, हल, टॉलमैन, बंडूरा। ठीक है, इतने सारे पर्सन जो हैं इसके अंदर आते हैं, ये सारे आपके बिहेवियरिस्ट हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि व्यवहार जो है ना, व्यवहारवाद जिसे व्यवहार मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, सीखने का एक सिद्धांत है जो बताता है कि सभी व्यवहारों को अनुबंधन के माध्यम से पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो है चीज़ों को सीखा जाता है, ये आपका क्या होता है, बिहेवियरिज्म होता है। क्लियर, और इस प्रकार व्यवहार केवल पर्यावरणीय उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कैसी है आपकी, जो आपका एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होता है उसके रिस्पॉन्स की सारी ये क्रियाएं आपकी होती हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवाद में क्या होता है, देखिए गेस्टाल्टवाद करता है एट द होल की बात करता है। ठीक है, संपूर्ण से भी कुछ बढ़कर, मतलब अलग अलग हिस्सों को जोड़कर अगर हम बात करें तो उसको अगर इकट्ठा करें तो उससे भी ज्यादा की बात कौन करता है, आपका गेस्टाल्टवाद करता है। क्लियर, और गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोई भी शेप। ठीक है, कोई भी शेप, कोई भी फॉर्म, ये इसका क्या होता है, इसका मीनिंग होता है। इसके जो प्रोपाउंडर है वो हैं इसके मैक्स वर्दिमर। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब मैंने आपको करवाए थे उस सीरीज में भी आप देखेंगे वहां से कितने सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आपके निकलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं ना, वो प्रीवियस ईयर की मेरी सीडीपी की प्लेलिस्ट है, वहां पे टोटल 12 वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। 5 साल के जो हैं तीनों लेवल के मैंने सीडीपी के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और वहां पे जाकर आप देखेंगे ये वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन आपको कितना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से वो देखने को मिलेंगे। और मैं फुल शॉर्टी के साथ आपको ये कहती हूँ कि अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी तो आपका एक बेसिक आइडिया इतना अच्छा तैयार हो जाएगा सीडीपी को लेकर कि आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें और उसे ज़रूर करें। आपके पास टाइम है अभी, अभी आप जितना हो सके सारी चीज़ें करिए। कंटेंट मैं करवा रही हूँ आपको, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट उस प्लेलिस्ट को पे आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो है बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके प्रोपाउंडर कौन है, वो है आपके मैक्स वर्दिमर। और इसके जो बाकी को फाउंडर कौन है, तो कोहलर और कॉफका। ठीक है, और अगर बात करें हम इसके बारे में तो वैसे कॉन्सेप्ट तो इसका यही है, एट द होल का इसका कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे भी यही कह रहा है, गेस्टाल्ट विचारकों के अनुसार संपूर्ण इसके भागों के योग से अधिक है। ठीक है ना, तो एट द होल की बात करता है कौन, गेस्टाल्टवाद। और ये टाइम पीरियड कब था आपका, ये संप्रदाय था आपका 1912 में।
ओके, नेक्स्ट आपका कॉग्निटिविज्म, ये अगेन इंपॉर्टेंट है और इसकी थियोरी भी आपने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है ना। और थियोरी तो हमने गेस्टाल्टवाद की पढ़ी है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। जो लर्निंग की वीडियो मैंने बनाई है आपकी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत सारे जो राइटर्स हैं, सॉरी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कवर हैं। क्लियर, उस वीडियो की भी आप ज़रूर वॉच करें। अगर आप चाहेंगे क्या, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप डायरेक्ट आप वहाँ पर उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूंगी। ओके, और जैसा भी आपका रिव्यू रहता है, जैसी भी आपको वीडियो लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी वीडियो लगती है आपको, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं, किस पर वीडियो आपको चाहिए, तो ये भी आप साथ साथ बताते रहें। आप बताते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। जैसे कि मैंने कहा, मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट फिर भी मैनेज करके मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, किसी का भला हो जाए, और मैं आपसे सीखती हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, इसी तरह से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्लियर, तो प्लीज़ आप बताया करें, आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज तो मैं अपनी मर्जी से ही आपको टॉपिक करवाती जाऊंगी, और क्या पता आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा डाउट है। तो हिंदी इंग्लिश बात करें, हिंदी इंग्लिश सीडीपी, ओके, और हरियाणा जी के रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट्स मैं आपके लेकर चल रही हूँ। ये 5 सब्जेक्ट्स, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको सीईटी में भी हेल्पफुल रहेंगे, और अदर एग्जाम्स में भी। अगर आप रीट कहें, आप यूपी टेट कहें, आप सी टेट कहें, कहीं पे भी आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं देखने को मिलते हैं, और ये पांचों टॉपिक मैं लेकर चल रही हूँ। और डेली मेरी एक वीडियो आती है, रैंडम आती है, कभी किसी सब्जेक्ट की, कभी किसी सब्जेक्ट की, बट ज़्यादा हाई डिमांड रहती है सीडीपी की, तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक दिन सीडीपी करेंगे, एक दिन हम अदर सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। परसों मैंने हरियाणा जी की वीडियो डाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री की वीडियो मैंने डाली थी, और उस पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी थे, तो अच्छा लगा, अच्छा लगता है सच में। और उसके कल मैंने इंग्लिश की वीडियो डाली है, ग्रामर की, कंजंक्शन की, वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अदर अदर अलग अलग एग्जाम्स में जो है हेल्प करता है, राइट। तो अब जो है, मैं कल जो वीडियो डालूंगी, मैं रीजनिंग की डालूंगी, तो और वही टॉपिक करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उन्हीं टॉपिक को मैं कर रही हूँ, और सीडीपी हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए अ, अब तो बहुत कम चैप्टर आपके रहते हैं जो मुझे करवाने हैं। बाकी आप देखेंगे पीछे जाके, तो बहुत सारी वीडियो आपको इनकी मिलेगी। इंपॉर्टेंट मोस्टली टॉपिक हो चुके हैं, और आज का टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो कॉग्निटिविज्म की हम बात कर रहे थे, इसके प्रोपाउंडर है आपके कौन, जीन पियाजे, इन्हें कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, है ना। अब इसके जो सपोर्टर्स है वो कौन कौन है, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की और कोटलेविन, ये इसके क्या हैं, सपोर्टर्स हैं, इसके अदर थिंकर्स हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक की जब बात आती है, तो ये सारा रोल ना दिमाग का होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें ध्यान आता है, भाषा का उपयोग आता है, स्मृति आती है आपकी, धारणा आती है, समस्या समाधान, रचनात्मकता और तर्क, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, चिंतन अगर हम बात करें, ठीक है, ये सारे मेंटल प्रोसेस है। तो जहां भी इनकी बात होती है, तो वहां पे हम बात करते हैं कॉग्निटिविज्म की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यस, हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसमें क्या है, इसे जो है हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, ओके। कॉग्निशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, इसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, क्लियर। और संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है, कि जो आपका मन है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है, क्लियर, बहुत फास्ट काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है ना। जैसे भी आप उसमें कमांड डालेंगे, उसी टाइप से वो बिहेव करता है, क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके, किसकी बात करते हैं, साइको एनालिटिकल थियरी। तो ये तो साइको एनालिटिकलिज्म है, बट इनकी थियरी भी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद आ गई होगी। इनकी थियरी है, इनके प्रोपाउंडर कौन है, सिगमंड फ्राइड, इन्होंने ही ये थियरी दी है। बेसिकली क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जो आपका मन है, आपका माइंड है, वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड जो आपका 8% होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो आपका 2% का होता है, और अनकॉन्शियस माइंड जो आपका 90% का होता है,
ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने आपके माइंड को 3 भागों में बांटा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी ह्यूमनिज्म की, और ह्यूमनिज्म में आते हैं आपके, इसके प्रोफाउंडर है अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके डायरेक्ट। मानवतावाद से कौन संबंधित है, क्योंकि इसमें तो 2 ही है ना, तो 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, राइट। तो इसमें क्वेश्चन बना है आपका, प्रीवियस ईयर है, कि इनमें कौन सा मानवतावाद से संबंधित है। और इस तरह के क्वेश्चन जब आपको सारी थियरीज पता होंगी कि कौन से किस थियरी के प्रोपाउंडर कौन है, तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आपके मेथड ऑफ साइकोलॉजी की। और देखिए कोशिश तो रहती है कि वीडियो कम लेंथ की हो, लेकिन फिर भी अगर लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, तो फिर भी आप इसे पूरी ही वॉच करें, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें डालने के लिए तभी बड़ी होती है, अदरवाइज ऐसे उसकी लेंथ बड़ी नहीं होती है। तो प्लीज़ फिर भी उसे आप पूरा देखा करें, ताकि आपकी पूरी तरह से हेल्प हो पाए। ओके, यूट्यूब पर ये चीज़ कोई नहीं डालेगा, क्योंकि सबके बैचेज हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ पूरा वॉच करना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें, और आगे जो है इसके 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम करेंगे, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मानव व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे कौन कौन सी, ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिए इन्हें अलग अलग समझने के बजाय, चलिए अलग अलग ही समझ लेंगे, बाकी यहाँ पे भी हम इसको समझ सकते थे, बट कोई बात नहीं, इसको अलग समझ लेंगे। केस स्टडी मेथड, इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, और आप कहीं यहाँ समझें, चलिए अलग अलग करके इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर डेटा हम कलेक्ट करते हैं, वो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। 3 तरह से होता है, एक होता है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक होता है आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और एक होता है आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक तो जिसमें मतलब अलग अलग कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, एक नॉन पार्टिसिपेंट उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, एक नॉर्मली जो नेचुरली ऑब्जर्वेशन होता है, एक वो किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है बेसिकली, कि किसी व्यक्ति समूह या घटना का गहन विश्लेषण किया जाता है, डेप्थ एनालिसिस किया जाता है उनका, ठीक है सॉरी, और विश्लेषण प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि को ही हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, यह एक क्लिनिकल मेथड होता है, और क्या होता है इसमें, व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन, साइकोमेट्रिक परीक्षण, और इस प्रकार की जो तकनीकों का उपयोग केस स्टडी में किया जाता है। क्लियर है, और कोई भी डाउट बनता है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, ऑथेंटिक है, आई मीन अगर सच में उनका रिप्लाई किया जाना चाहिए तो मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। ओके, तो देखिए अब इंटरव्यू पे ये कुछ डेफिनेशन है, आप इन्हें रीड कर लेना, यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इन्हें आप रीड कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि एस्टेट में जो है आपकी ये डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, तो क्या पता इनमें से कोई बन जाए, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए इस पे टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन और पर्पस इंटरव्यू के टाइप्स हैं, ठीक है। ओके, कार्य और उद्देश्य के अनुसार साक्षात्कार के जो है इंटरव्यू के जो है ये टाइप है। देखिए कौन कौन से, क्लिनिकल टाइप, रिसर्च टाइप, डायग्नोस्टिक टाइप, सिलेक्शन टाइप और आपका फोकस टाइप, ये इनके टाइप हैं। ठीक है, तो इन्हें आप देख ले, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, चाहे तो डाल सकते हैं, ना चाहे तो ना भी डालें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं। अब इसमें क्या है, टाइप ऑफ इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रक्चर्ड और एक होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका आता है सर्वे मेथड। अब सर्वे मेथड में क्या होता है, सर्वे मेथड में भी वही होता है कि आप सर्वे करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं, है ना।
उसमें क्या होता है कि जिसका उपयोग व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि अभी हमने बताया। ठीक है, तो जो डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है सर्वे करके, घूम कर डेटे को कलेक्ट किया जाता है अलग अलग लोगों से मिलकर, और फिर उसका जो है उसे हम कलेक्ट करते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, सर्वे मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, और ये जो है मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि है, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि का आधार प्रयोग होता है, अभी हमने बताया। ओके, और इसके जो है 3 जो है कंपोनेंट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, तो इसके 3 वेरिएबल्स होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट, एक होता है आपका डिपेंडेंट, और एक होता है आपका कंट्रोल। इंडिपेंडेंट आप समझ सकते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड जो डिपेंड है, और कंट्रोल जिस पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं इसके। अब नेक्स्ट आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, अगर हम बात करें कि इसमें जो है इंसान से बात करके या किसी व्यक्ति से बात करके उसके अंदर की, सॉरी, अगर इसमें हम बात करें तो इंसान है जो खुद के ही अंदर की जो है मतलब खुद की ही फीलिंग्स का जो है निरीक्षण करता है इसमें। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, खुद का ही इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, खुद के ही मन में झांक कर देखता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन विधि कहते हैं। ओके, अंदर का निरीक्षण इसमें होता है। इसके प्रोपाउंडर कौन है, इसके प्रोपाउंडर है आपके विलियम वुंट और टिचनर। ये भी अगेन आपका प्रीवियस ईयर था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसके द्वारा दिया गया था, तो अगर इसमें दोनों ऑप्शन में है तो हम बोथ के साथ जाएंगे, और बोथ नहीं है तो हम इसमें पहले विलियम वुंट की तरफ जाएंगे, बाद में हम टिचनर की। पहली बात तो आज तक दोनों को इकट्ठा दिया नहीं गया है। ठीक है, या तो ऑप्शन में हमें टिचनर देखने को मिला है या फिर विलियम वुंट देखने को मिला है। तो अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं, इन केस मान लो दोनों आ जाए, तो हम क्या करें, तो पहले हम विलियम वुंट को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद टिश्नर को। टिश्नर ऑप्शन में है तो, और दोनों हैं तो विलियम वुंट, अदरवाइज दोनों दोनों में से कोई एक है तो सीधी सी बात है फिर वही रहेगा, है ना। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण करता है तो उसे अंतर्निरीक्षण कहा जाता है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। ओके, और ये जो है ओल्डेस्ट मेथड है स्टडी बिहेवियर का। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ओल्डेस्ट मेथड है ये आपका। क्लियर। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी की। ओके, देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि इसमें क्या शामिल होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या शामिल होता है, लोग कैसे सीखते हैं, जिसमें शिक्षण पद्धति, निर्देशात्मक प्रतिक्रियाएं और सीखने की व्यक्तिगत भिन्नता शामिल है। शिक्षा मनोविज्ञान को 2 शब्दों से बना है, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा और मनोविज्ञान, है ना। और अगर बात करें, मनोविज्ञान का अस्तित्व प्राचीन समय से ही है, जब प्लेटो ने 387 बीसी में कहा, जन्मजात विचारों से पता चलता है कि मस्तिष्क मानसिक प्रतिक्रियाओं की जगह है। ओके, तो तभी से जो है मनोविज्ञान की बात स्टार्ट है। अब शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार को सामाजिक और संशोधित करने में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है। क्लियर, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन सबको पता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेटम और एजुसियर। एजुकेटम का मतलब होता है परीक्षण का कार्य, और एजुसियर का मतलब होता है निकालना। और अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा जो है आपकी भारतीय संस्कृति से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुशासन के लिए, नियंत्रण के लिए, और निर्देश के लिए, और सीखने के लिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं, और इन्हें आप प्लीज़ लर्न कर लें, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगेन ये आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लर्न कर लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जॉन डेवी की जो पुस्तक है शिक्षा एवं समाज, उसके अनुसार जो है ना, शिक्षा जो है त्रिमार्गीय है। ओके, जिसमें शामिल है कौन, आपका टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम।
3 कंपोनेंट इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से? टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। करिकुलम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। अब एजुकेशन के टाइप देखते हैं हम। जी हैं आपके एजुकेशन के टाइप। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, 3 प्रकार की एजुकेशन है, ठीक है। फर्स्ट आपकी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, अब ये क्या होती है? यह एक शिक्षा का संचरित और व्यवस्थित रूप है, जो आप जैसे स्कूल में जाके पढ़ते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उसी शिक्षा को क्या कहा जाता है? फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका, जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग, जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके साथ 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 देखेंगे जैसे कि डिस्टेंस से आपका ग्रेजुएशन करते हो या बीएड करते हो या फिर डीएलएड करते हो। डीएलएड तो बेसिकली नहीं होगा, तो और बीएड भी उस तरह से तो नहीं होता है, बट अगर हम बात करें आपका एमए होता है, बीए होता है, तो ये आते हैं आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है ना। डिस्टेंस लर्निंग जिसे हम कह सकते हैं, उस शिक्षा को संदर्भित करता है जो औपचारिक स्कूल प्रणाली से बाहर होती है, ठीक है। जैसे आप घर बैठ के ही पढ़ते हैं उसमें भी। नेक्स्ट आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, वो होती है जब आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी विशेष शिक्षण पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे आप घर पर पढ़ रहे हैं, बाजार पढ़ रहे हैं, आदि से किसी भी तरह की आप शिक्षा लेते हैं, तो वो आपकी आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके। नेक्स्ट आपका एजुकेशन की प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है? तो देखिए, यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल आप कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। जब आपका मन करे तब आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? आगे ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है ना। कभी आपकी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाती है, एग्जाम पास आता है तो एग्जाम लेट हो जाता है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो ये गतिशील है। सिस्टमैटिक है, बिल्कुल है, और पर्पसिव है, ये भी है। आप पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ पर्पस है उसका, आपको टेट क्लियर करना है, आपको जॉब का एग्जाम क्लियर करना है, तो इसका पर्पस होता है, राइट। ट्रेनिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या होता है? आपका बिल्कुल आपका बिहेव में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। एजुकेशन से आपके बिहेव में चेंज आता है। और इंडिविजुअल एंड सोसाइटी डेवलपमेंट, जो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति और समाज का विकास होता है, बिल्कुल होता है। मतलब जितने लोग शिक्षित होंगे उतना ही समाज शिक्षित होगा। समाज किससे मिलकर बना होता है? इंसानों से ही मिलकर बना होता है, व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। और ये चीज़ सभी शिक्षित होंगे तो ऑब्वियसली आपका समाज, पूरी तरह से समाज का भी विकास होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके एम क्या क्या होते हैं? ये बहुत कॉमन बात है बट आपको पता होनी चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, बिल्कुल स्टूडेंट का जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एम ऑफ वोकेशन सिलेक्शन, बिल्कुल व्यवसाय का चयन का उद्देश्य, बिल्कुल आप जॉब के लिए तो तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। एम ऑफ प्रोवाइड नॉलेज, बिल्कुल ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य, राइट। अभी जो मैं अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो क्या है? एम टू प्रोवाइड नॉलेज, राइट। अब एम टू कैरेक्टर फॉर्मेशन, बिल्कुल चरित्र का निर्माण करने का उद्देश्य भी आपका जो है एजुकेशन का होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखेंगे आप, नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। नेक्स्ट है कि विभिन्न कौशल विकसित करना जो सभी को अपने जीवन के लिए चाहिए, बिल्कुल। आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो है लोग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो है लोग सीखते हैं, राइट। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। और सेल्फ रियलाइजेशन, स्व एहसास, आत्मानुभूति, बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि शायद भले ही उनका कोई गोल ना हो, लेकिन खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो लोग पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। अब जो पिलर्स ऑफ एजुकेशन, अगर हम बात करें कि जो आपकी 21वीं सदी है, इसके जो है 4 पिलर्स हैं, है ना। 4 पिलर्स है इसके, कौन कौन से? लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, और लर्निंग टू लाइव टुगेदर, लर्न टू लिव विद
अदर्स, लर्निंग टू लिव टुगेदर्स, लर्न टू लिव विद अदर्स, एक साथ रहना सीखना और दूसरों के साथ रहना सीखना, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट है आपका लर्निंग टू बी, यानी कि बनना सीखना। क्लियर, कुछ भी आप बने, अच्छा बने। अब ये कुछ 9 है आपके वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपकी अभी एक तरह से वो भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। अगर बात करें फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कौन है, तो वो है आपके विलियम वुंट। फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कौन है, तो वो है आपके विलियम वुंट। और हाँ ये भी कि अगर हम बात करें फर्स्ट लेबोरेटरी आपकी कहाँ खोली गई थी साइकोलॉजी की, तो वो खोली गई थी आपकी लिप्जिंग शहर में, जर्मनी में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1879 में। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं इसे, थॉर्नडाइक। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स। फादर ऑफ साइकोलॉजी अरिस्टोटल। और द फर्स्ट टू यूज वर्ड साइकोलॉजी, सबसे पहले इस वर्ड को किसने यूज किया था, तो इसको किया था रुडोल्फ गॉकेल ने, रुडोल्फ गॉकेल ने। ओके, साइकोलॉजिया जो वर्ड है, जो साइकोलॉजिया बुक है, वो किसने लिखी थी, वो भी इन्होंने लिखी थी, रुडोल्फ गॉकेल ने लिखी थी। फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कौन है, कर्ट लेविन है। और फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी कौन है, तो वो है आपके जीन पियाजे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे जो लोग बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो से, इस चैनल से उन्हें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप उन्हें शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और ये चीज़ें जो हैं वो प्राप्त कर सकें। ओके, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जैसी भी आपको वीडियो लगी आप ज़रूर बताएं, आपका क्या रिव्यू रहता है, कैसी आपको वीडियो लगी, तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए आप वो भी बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे तो फिर लाना ही है। क्लियर। और हाँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ, कल जो है सीटेट की आंसर की आ चुकी है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपका क्या स्कोर रहा है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी उसके साथ हो सकती हैं, फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप कमेंट करेंगे तो ही मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ तो नीड नहीं है, बहुत सारी वीडियोज़ उस पर ऑलरेडी बन चुकी हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। सॉरी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।